मैं गढ़चिरौली जिले के एक छोटा गांव है कुक्का मेट्टा, जो भामरागढ़ तहसील से आता है। मैं माड़िया गोंड इन जनजातियों के बीच में पला बड़ा हुआ हूँ। सांस्कृतिक दृष्टया मैं अपने आप को जनजाति ही मानता हूँ। माड़िया और गोंडी भाषाएं मैं बोलता हूँ, वही भाषाएं बोलता हूँ, मैं बड़ा हुआ हूँ। इसलिए जनजाति समाज से और जनजाति प्रदेश से मैं वाकई मतलब बहुत ज्यादा परिचित हूँ। और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जनजाति इलाकों में, जो जनजाति प्रदेश है, वहां पर ये जो कन्वर्जन का जो ये पूरा जो खेल है, एक बिल्कुल निरंतरता से चलता रहा है। और इतना ज्यादा ये जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस के नाम से जो बाहर से पैसा आ रहा था, और बिल्कुल उस पर कोई भी रोक टोक नहीं थी। आप अगर देखें, एक जो एफसीआरए जो था, जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस रेगुलेटरी एक्ट बनाई तो गई थी, लेकिन इतना ह्यूज मनी वो प्राइमरली वो जो मिशनरीज इवेंजेलिकल मिशंस जो है उनमें आता था। और वो पैसा किस काम के लिए उपयोग होता था, अगर उसका कुछ रिपोर्ट्स अगर देखें हम, तो हमको पता चलेगा कि बहुत सारा जो पैसा है वो कन्वर्जन एक्टिविटीज में लगता था। ये एक वास्तविकता है। 2014 के बाद अगर हम देखें, तो ये जो एफसीआरए को एक स्ट्रिंजेंट करते हुए कौन सा पैसा किस काम में आ रहा है और किस काम में लग रहा है, इस पर एक प्रकार से नियंत्रण स्थापित किया गया। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी एक दुखती रग जो थी वो पकड़ी गई है। दूसरी बात, जिस दिन महामहिम राष्ट्रपति जी का नॉमिनेशन हुआ था, वे उनको अगर हम देखें, तो उन्होंने भगवान शिव के मंदिर में जाकर के वहां पर सफाई की। वो नंदी के कानों में कुछ बोलती हुई हमको दिखाई दी। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दी। तो ये जो सनातन धर्म से जो हम, मैंने पहले भी कहा था कि हारे जीते संघर्षों में साथ लड़े बलिदान हुए, काल चक्र की मजबूरी में निष्ठे नाते बिखर गए, एक बड़ा परिवार हमारा पुरखे सबके हिंदू है। हम सब के जो पुरखे थे वो सब सनातनी थे। उस परंपरा का उन्होंने परिचय दिया जब उनका नॉमिनेशन हुआ। क्या यह प्रॉब्लम है? ये भी तो एक सवाल मन में उठता है कि आप एक महामहिम को इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आखिर आपकी समस्या क्या है? कि ये आप जो पहले करते आ रहे थे उससे बगल देते हुए कि नई एक प्रथा, या एक नया एक जो हम कह सकते हैं कि एक माइलस्टोन एस्टैब्लिश किया जा रहा है, वो आपको पसंद नहीं आ रहा है। अच्छा, जैसे अभी कहा कि हमारे यहाँ पर आप देखिए, जनजातीय गौरव के नाम से क्या किया गया था पहले। हमारे यहाँ पर क्या होता था, विश्व मूल निवासी दिवस, वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल्स डे सेलिब्रेट किया जाता था, जो 9 अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे। उसका इतिहास क्या है? 9 अगस्त का इतिहास यह है कि विश्व में जहां जहां जो मूल निवासी लोग रहते थे, ये वेस्टर्न क्रिश्चियन कंट्रीज के जो लोग वहां पर जाने के बाद उन्होंने वहां के लोगों पर अत्यंत अत्याचार किए, उनको मारा, उनको नस्ल को खत्म करने की एक प्रकार की कोशिश की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से इन लोगों को कुछ अधिकार दिए गए, कुछ आवाज मिली, तो अपने आवाजों की बात करने लगे। और इसी आवाज को एक प्लेटफॉर्म देते हुए 9 अगस्त 1994 को, मुझे लगता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस पर विचार शुरू किया। और तब से 9 अगस्त को पश्चिम के देशों में विश्व मूल निवासी दिवस का स्थापना मतलब मनाया जाता है। भारत में इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बाहर से कोई यहाँ पर आया नहीं। मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा था, नगरवासी, ग्रामवासी, वनवासी, ये तीनों भी सभ्यताएं हम साथ मिलकर चलते हैं। वेदों में जो 5 जन की कॉन्सेप्ट है, पंचजन जिसे कहा जाता है, उनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और पंचजन मतलब निषाद समुदाय, जो जनजाति समुदाय का व्यक्ति था, वह भी उसका एक प्रतिनिधि था। और समाज के लिए जो भी निर्णय लिए जाते थे, जो भी कार्यक्रम करने घोषित करने होते थे, इन 5 भी प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। तो इसी को याद रखते हुए, सनातनत्व को पुनर्स्थापित करते हुए अगर हम देखें, तो मोदी सरकार जब से आई, उन्होंने सतत प्रयास किए। और 15 नवंबर पिछला वर्ष जो है, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस का जो आयोजन शुरू हुआ, उससे इस प्रकार की जो कन्वर्जन की एक्टिविटीज थी, ये जो इस प्रकार अभी रोक लगने लगी है। आप देखेंगे तो बहुत सारे जो जनजाति इलाकों में, जनजाति प्रदेशों में अनेक सारी रैलियां निकल रही है। अपने अस्तित्व, अस्तित्व और विकास की बातें वे कर रही है। वो सारी रैलियां जनजाति लोगों द्वारा निकाली हुई रैलियां है। और वो कह रहे हैं कि जो भोलेनाथ का नहीं, वो हमारी जात का नहीं, ये सब कह रहे हैं। तो जनजाति इलाकों में अगर हम देखें, तो बड़ा देव, बुढ़ा देव, पिरसा पेन, इस प्रकार से नामों से भगवान शिव की पूजा अनादिकाल से होती आ रही थी।
अगर भगवान श्री राम और माता शबरी का उदाहरण हम जानते हैं। महाभारत में कितने सारे जनजाति जो नायक है या राजा है, उन्होंने हिस्सा लिया था। और आधुनिक समय में अगर हम देखें, महाराणा प्रताप के साथ पुंजा भील, टंट्या भील, महाराजा शिवाजी महाराज के साथ जो वहाँ के जो महादेव कोली नाम के जो जनजाति समाज के लोग थे, उनका योगदान अनन्य साधारण है, जो मध्य युग की बात है। अगर आधुनिक समय में अगर हम देखें तो भारत के विविध सारे हिस्सों में जो जनजातीय आंदोलन हुए, स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम लड़े गए उनके द्वारा, तो भील आंदोलन हुआ, भील जो उसको क्या कहते हैं, विद्रोह कहते हैं, वैसे तो नहीं कहना चाहिए, उनका वो उनकी महत्वाकांक्षा थी अपनी स्वतंत्रता के लिए। तो वो जो महत्वाकांक्षा थी वो सिर्फ अपने जल जंगल जमीन को बचाने की नहीं थी, भारतीय सनातनत्व इस परंपरा को बचाने के लिए भी थी। वो कोमराम भील, जो अभी जो आरआरआर मूवी आई उसमें बताया गया है, कोमराम भीम, थलक्कल चंदू, अल्लूरी सीतारामन राजू, ऐसे कितने सारे जो है नायक जो है। अभी भगवान बिरसा मुंडा का जिक्र आया था, टंट्या भील का जिक्र आया था। तो भारत के सभी हिस्सों में जहां जहां जनजाति समाज रहा है, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। उनके योगदानों को अभी याद किया जा रहा है। ये भी मुझे लगता है कि अब तक जो ये लोगों ने किया नहीं था, 2014 के बाद सही दिशा में जिन लोगों को इतने लंबे समय तक इस सारे संसाधनों से या फिर राष्ट्रीयता की जो भाव है, उस भाव से बाहर रखा गया था, उन्हें साथ में जोड़ करके हम नगर ग्राम वनवासी हम साथ में चल रहे हैं। शायद ये जो पहले के जो षड्यंत्र थे, अब ये षड्यंत्र अभी ढह रहे हैं। अब मैं एक अंतिम बात आपको कह दूं कि जेके बजाज जी है, उनकी रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जनजातीय इलाकों में किस प्रकार से कन्वर्जन एक्टिविटीज और कन्वर्टेड इंडिविजुअल्स ने किस प्रकार से संसाधनों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, वो प्रदर्शित करने वाली उनकी रिपोर्ट उसमें किताब के रूप में भी उन्होंने पब्लिश किया। उसमें उन्होंने कहा है कि जब फ्रेश रिक्रूटमेंट होती है सिविल सर्विसेज में, सेंट्रल सिविल सर्विसेज मतलब यूपीएससी और जो स्टेट सर्विसेज है, उनमें अगर फ्रेश रिक्रूटमेंट अगर देखें तो उसमें जो गैर नॉन कन्वर्टेड इंडिविजुअल्स, जो ट्राइबल इंडिविजुअल्स है, जो धर्मांतरित नहीं है, ऐसे इंडिविजुअल्स, उनका रिप्रेजेंटेशन सफिशिएंट है, अच्छा है। लेकिन जब ये प्रमोशन की बात आती है, तो प्रमोशंस में सिर्फ जो कन्वर्टेड इंडिविजुअल्स थे, जो धर्मांतरित प्रतिनिधि थे या धर्मांतरित जो उम्मीदवार है, उन्हीं का सबसे बड़ा वहां पर उनका रिप्रेजेंटेशन दिखाई देता है। तो इस देश में इस प्रकार से जो नॉन कन्वर्टेड इंडिविजुअल्स को हाशिए पे रखते हुए, उनको मजबूर करते हुए, उनको कैसे वो कन्वर्ट करे, कैसे धर्मांतरण करे, वो कैसे क्रिश्चियन बने, इस दिशा में भी कोशिशें हुई है। उसका प्रॉपर अगर उस रिपोर्ट का हम पढ़े तो उसका इन्फ्रेंस बड़ी सेफली हम लगा सकते हैं। तो आपने जो सवाल उठाया महत्वपूर्ण मुद्दा है। बिल्कुल आपने विवेकानंद जी ठीक कहा। अब मतलब ये समझ में आता है कि जनजातीय क्षेत्रों में कन्वर्शन का जो खेल चलता रहा, उसमें दो तरीके की बातें आई। अगर कोई कहे कि नहीं उससे कांग्रेस को सीधे क्या मतलब है, तो उससे इनडायरेक्ट मतलब निकाला जा सकता है। लेकिन सीधे मतलब का एक खेल जो आपने कहा, और वो मैं रवि जी से भी उसका प्रश्न का उत्तर लूंगा। एफसीआर कानून में जो 2 बार अलग अलग अमेंडमेंट किए गए, उसने इस रकम का कहां इस्तेमाल होता था ये बताना अब सुनिश्चित कर दिया है, क्योंकि 20% से ज्यादा अब आप एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों में दिखा नहीं सकते। पहले इसकी कोई सीमा नहीं थी, यानी आप कहीं भी करते और एडमिनिस्ट्रेटिव लिख देते। अब आपको 80% उस काम में दिखाना होगा जिस काम के लिए आपने पैसा लिया, वो एक्टिविटीज होते दिखानी पड़ेगी। और दूसरा, इनका बैंक अकाउंट दिल्ली के अंदर सेंट्रलाइज, सबको एक ही जगह कर दिया गया। वो भी बहुत सारी एनजीओ के लिए एक तरीके से उनका भंडा फोड़ता, उनका खेल खुलता, उतना आसान नहीं था सबके लिए। वो शायद कर भी नहीं पाए, कुछ एक ने किया, बहुत ज्यादा नहीं कर पाए। रवि जी, क्या कुछ संबंध समझ में आता है? जंगलों के बीच जो खेल चला, एनजीओ का उसमें क्या रोल होता था? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट के अमेंडमेंट्स, और जब शिकंजा कसा गया, कई एनजीओ के लाइसेंस बंद हुए। क्या कांग्रेस की परेशानी आज जो संसद में हो रहा है वो ये भी रिफ्लेक्ट करता है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर गंभीरता से और पूरी संवेदनशीलता के साथ अगर जांच इस पूरे प्रकरण की हो जाए, बड़ा जटिल मसला है, लेकिन इतना जरूर समझ में आता है कि कुछ ना कुछ तार या जो संकेतक हैं वो जंगलों से निकलकर
दिल्ली में कांग्रेस के जो सियासी राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस की जो हलचल है उससे जुड़ती हुई जरूर दिखाई देती है। इसमें कहीं कोई मुझे तो शक नहीं है। हालांकि मेरे पास कोई बहुत कंक्लूसिव कुछ कहने के लिए इस मसले पर नहीं है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर अच्छी तरह से परत दर परत एक सघन जांच इस पूरे मामले में बिठाई जाए तो हमें समझ में आएगा कि जो विदेशों से पैसा आता था ईसाई मिशनरियों के खाते में, वो किस तरह से खर्च होता था और उसका कितना भाग राजनीतिक प्रश्रय के लिए खर्च किया जाता था, राजनीतिक संरक्षण के लिए अवैध गतिविधियों में लिप्त रहते हुए राजनीतिक मुख्यधारा से किस तरह से मुख्यधारा की आंखें बंद रखी जाएं, उसके लिए खर्च होता था। तो एक चौंकाने वाला एक गठजोड़ का खुलासा हो सकता है। राज्य, जैसे मैंने पहले कहा कि अब कांग्रेस असल में बुरी तरह से बौखलाई हुई है और बौखलाहट में संयम और धैर्य बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। कांग्रेस की जो राजनीति का मुख्य सिद्धांत था वो जब बुरी तरह से चकनाचूर हुआ कि एक मुश्त मुस्लिम का वोट ले लीजिए, हिंदू वोट में तो बंटवारा जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर होता है, तो आप एक लंबे समय तक सियासत में टिके रहते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि अगर मैं गाजियाबाद में रहता हूं और मेरठ रोड पर चलूंगा तो मेरठ ही पहुंचूंगा, अंततः इधर उधर नहीं जाऊंगा। वो अलग बात है कि मैं पैदल चलूंगा तो कुछ देर में, गाड़ी से जाऊंगा तो कुछ जल्दी पहुंच जाऊंगा, या और किसी दूसरे साधन से जाऊंगा तो पहुंचने में समय अलग लग सकता है, लेकिन जिस रास्ते पर मैं निकल पड़ता हूं मैं पहुंचता उसी मंजिल पर हूं। अब बुरी तरह बौखलाई हुई कांग्रेस को यह समझ में नहीं आ रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण, अब मुस्लिमों के हितों की सीधे सीधे बात करने वाली पार्टियां चुनावी परिदृश्य में सामने आ गई हैं। असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम हम देख रहे हैं। तो कांग्रेस को यह समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसे करना क्या है। जनजातीय जनसंख्या, जैसा अरविंद जी कह रहे थे, अगर हम 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो करीब करीब 9% है। और कई राज्यों में, कई नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में निर्णायक मतलब वो जनसंख्या है जो सरकार बनाना सुनिश्चित करती है। तो ऐसे में मोदी सरकार का या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व की वजह से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार देश में बढ़ते जाना, मुस्लिम युवाओं, मुस्लिम युवतियों में एनडीए के प्रति आकर्षण का पुनरोदय होना, ऐसे में जो आप राज्य देखिए, जब द्रौपदी मुर्मू की एनडीए ने उम्मीदवारी घोषित की थी, उस समय से लेकर उनके राष्ट्रपति चुने जाने तक राजधानी दिल्ली में जो एक सांस्कृतिक दृश्य देखने को हमें मिले, ऐसा पहले कभी किसी राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान देखने को नहीं मिला। देश का जो एक हम लोकतंत्र से चलते हैं, विविधता में एकता, अनेकता में एकता का जो जैसा समावेश हमको कितने जनजातीय लोक नृत्यों में देखने को मिला। मुझे लगता है देश के सारे जनजातीय समूह इस द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुने जाने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए दिल्ली की सड़कों पर, और अस्थायी निवास जो राष्ट्रपति जी का था वहां हमें दिखाई दी। पूरे भारत की अंतरात्मा दिल्ली में उतरी हुई दिखाई दी। तो इससे पहले तक ये होता था कि राष्ट्रपति पद का चुनाव बहुत औपचारिक तौर पर होता था, संख्या बल के आधार पर होता था। लेकिन इस बार जो राष्ट्रपति चुनाव के समय की तस्वीरें देश के लोगों ने देखी, तो उससे मुझे लगता है कि कांग्रेस जरूर बौखलाई है कि जनजातीय समूहों में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की स्वीकार्यता बढ़ती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक और बड़ा झटका अपने आप को लगता हुआ महसूस करता है। लेकिन राज्य, मुझे लगता है कि इस तरह के अनर्गल शब्दावली का इस्तेमाल करके एक तरह से वो देश की पूरी आत्मा को अधीर रंजन चौधरी ने कष्ट पहुंचाया है। तो न केवल संसद में बल्कि हम तो विश्व हिंदू परिषद की तरह से के तौर पर ये मांग करेंगे कि उन्हें देश के सभी नागरिकों से खुली माफी मांगनी चाहिए, बयान जारी करना चाहिए या खुद आकर मौखिक रूप से बोलना चाहिए। तो बीजेपी ने कहा भी है कि सोनिया गांधी माफी मांगे, अधीर रंजन तो ठीक है, वो तो कह ही रहे हैं मुझसे, लेकिन जिस तरह से सोनिया ने भी बिहेव किया, सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। यह विषय अभी बड़ा होगा, मुझे लगता है चलेगा आगे, लेकिन जो कुछ समझ में आता है उसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को तार-तार करने का यह पुराना खेल कि आज नहीं है। संसद से पारित हुआ बिल कैसे फाड़ा गया, संसदीय समिति की बैठक से कैसे बायकॉट करके बाहर निकला गया,
पहले एजेंडे की बैठक में शामिल नहीं होते और फिर कहते हैं एजेंडे में वो क्यों नहीं रखा गया, और वो बताते नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस की पुरानी आदत है। जुडिशरी में किस तरह से चीजें चलती हैं, इस पर भी कई बार सवाल उठे। हमारे इस फ्रेटर्निटी, लीगल फ्रेटर्निटी के विद्वान भी कई बार इस तरह की बातें बता चुके हैं, क्या कुछ होता रहा। तो संवैधानिक संस्थाओं से किस तरह का खेल ये कांग्रेस पार्टी के नेता करते रहे। आज लोग उन्होंने राष्ट्रपति के बारे में इस तरह के अपशब्द कहे तो और भी समझ में आता है। दूसरा जो विवेकानंद जी ने कहा, जंगलों के बीच कन्वर्जन का जो एक अरसे से खेल चलता रहा। फिर अभी जी आपने भी कहा कि विकास से उस एक वर्ग को, बहुत बड़े वर्ग को, उसका एक आंकड़ा आया लगभग 10 करोड़ से अधिक, और आप जैसा बता रहे हैं 9% तो और भी ज्यादा होगा। इतने बड़े वर्ग को मुख्य धारा से अलग रखा गया, जबकि इस देश के विकास में, इस देश के स्वतंत्रता के संग्राम में उनका योगदान हम सब जानते हैं। अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे, जंगलों के अंदर आ नहीं सकते, लेकिन आज उन्हीं जंगलों में जो खेल हुआ और उस खेल पर अब जो प्रहार हुआ, एनजीओ के माध्यम से जो चलता था, एनजीओ पर जो रोक लगी, भीमा कोरेगांव के बाद जिस तरह के ईमेल सामने आए, बहुत सारे नाम है, सुधा भारद्वाज, वर्नन गोंजाल्वेस, अरुण परेरा, स्टैन स्वामी, सब के साथ जो चीजें मिली वो सब बताती थी कि जंगलों से लेकर शहरों तक अर्बन नक्सलिज्म का एक बहुत बड़ा खेल करता क्या था। आप तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से भी आते, विवेकानंद जी अच्छी तरह जानते हैं वो सब बातें। समय की थोड़ी मर्यादा है, आज इस चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है हमारे दर्शक हमारी इन बातों को बहुत गहरे तक समझे होंगे। और वो मानसिकता क्या है जो देश के शिखर पर पहुंची एक जनजातीय समाज की महिला पर प्रहार करने से इनको रुकने नहीं देती, वो मानसिकता समझने की जरूरत है। और ये भी, जैसा रवि जी ने कहा, ये मानसिकता कहां ले जाएगी ये भी हम जानते हैं, समय कितना लगेगा कहना मुश्किल है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रवि पाराशर जी, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, आप वरिष्ठ पत्रकार भी रहे। विवेकानंद नरताम जी, सहायक प्राध्यापक दिल्ली विश्वविद्यालय, और गढ़चिरौली से आप हैं, साथ ही वनवासी कल्याण आश्रम से भी जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही। अपने 5 जन्य के दर्शकों से भी फिलहाल अनुमति चाहता हूं। अगली बार फिर एक अन्य विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।